हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डे नाइट स्टडी पे। तो दोस्तों जिसका इंतज़ार था वो मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। आपने जितना भी पिछले वीडियो में प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन का सेट है वो है 7वां सेट, जिसमें कि हम करेंगे CUET 2024 में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है वो उसके लिए 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सेट मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सेट होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको पेपर के पैटर्न का पता चलता है, उससे पेपर के पैटर्न का लेवल पता चलता है कि किस तरह के लेवल से हम क्या तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग के कुछ टॉपिक आप निकाल सकते हैं उससे, आपके मैथ के कुछ टॉपिक उससे निकाल सकते हैं, जीएस के कुछ टॉपिक निकाल सकते हैं, करंट अफेयर के कुछ टॉपिक निकाल सकते हैं उससे। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए, ऑब्जर्व भी करिएगा कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन लिया गया है, फिर उसको कॉपी में नोट करिएगा, उसी से फिर आप रिसर्च करिएगा और अपनी तैयारी को करिएगा। देखिए, टीचर एक गाइड कर सकता है आपको, टीचर आपको बता सकता है कि इसका आंसर क्या है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे तरीके से, लेकिन आपको अपनी माइंड भी कुछ चलानी पड़ेगी, कुछ अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। और वो माइंड ये है कि आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और टॉपिक को देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और उस टॉपिक को भी आप क्लियर करते हुए जाएंगे। और मैं वादा करता हूं आपसे कि आगे आने वाले दिनों में मैं और जाकर के आपके लिए अलग अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन कराऊंगा और एक एक टॉपिक को, एक एक रीजनिंग के टॉपिक को, एक एक मैथ के टॉपिक को मैं पूरे एक एक दो घंटे में क्लियर करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये तो आज आपका 7वां सेट है, इससे पहले भी मैंने 6 सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पर पड़ा होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही आ गया, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस दे विल अपीयर इन द डिक्शनरी। देखिए, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है। डिक्शनरी में आप जानते हैं जो शब्द दिया होता है उसमें क्रम से लगाना होता है कुछ शब्द को। जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। इस तरह डिक्शनरी में शब्द आते हैं, है ना, सीक्वेंस से ABCD ऐसे करके। तो उसी तरह कुछ वर्ड ऑप्शन में कुछ वर्ड दिए होंगे, इसी ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, डिक्शनरी में इनमें से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा ये आपको करना होगा, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। इसी तरह सीक्वेंस से आपको सजाना पड़ेगा। तो अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम लिखा है। तो अगर ध्यान से समझें तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझा सकूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्रॉब्लम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीएम्बल लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा है, प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल लिखा हुआ है। तीसरा है प्रोसेस, तीसरा क्या लिखा है, प्रोसेस लिखा है ना। चौथा क्या लिखा है, चौथा प्रोसीजर लिखा है। चौथा क्या लिखा है भाई, प्रोसीजर लिखा है। और पांचवा क्या लिखा है, पांचवा क्या लिखा है, प्रिपरेशन लिखा है, प्रिपरेशन लिखा है, प्रिपरेशन लिखा है। अच्छा, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, पहले क्या पूछा गया है। तो मैं ये छोटा छोटा दिख रहा था, थोड़ा बड़ा मैंने लिख लिया है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। इसमें हमें कोई भी कॉमन वर्ड, सारा कॉमन है, इसमें कोई भी अलग नहीं मिला। तो आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, इसमें R, इसमें R, इसमें R, इसमें R और इसमें भी R है। अब अगला देखिए, ये देखिए O है, O 15 पे आता है, अगला लिख लीजिए इसको। E है 5 पे, ये लिख लीजिए। O फिर 15 पे है, इसको लिख लीजिए। O फिर 15 पे है, इसको लिख लीजिए। ये 5 पे है, इसको लिख लीजिए। यानी अब हम पहले वाला कौन सा वर्ड आएगा, पहले 5 आएगा, ये वाला और ये वाला, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये तो 15 पे हैं तो ये तो बाद में आएंगे। तो 5 वाले पे ध्यान दें अगर, तो ये दोनों 5 है। अब तुलना हमें किसकी करनी है, 2 और 5 की। तो 2 और 5 में दोनों में से कोई एक पहले आएगा, उसके बाद वो तुरंत अगला वाला आएगा। तो यहाँ E है, यहाँ भी E है। अगला देखिए, यहाँ पे 1 आ गया A और यहाँ पे 16 आ गया। इसका मतलब पहले ये वाला होगा, यानी पहले दूसरा वाला होगा। दूसरा में कौन है, दूसरा में प्रीएम्बल है, यानी B सबसे पहले होगा, है ना। फिर उसके बाद 5वां होगा, क्योंकि भाई देखिए इसके बाद तो यही होगा ना, क्योंकि 5 आ रहा है इस पे। तो इसका मतलब 5वां यानी E, यानी
ऑप्शन में आप देखते हैं कि क्या बी ई कोई ऑप्शन में दिया है, बी ई इसमें नहीं दिया है तो ये आंसर नहीं हो सकता है ना, बी ई इसमें नहीं दिया है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता आपका, ठीक। उसके बाद बी ई इसमें भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, बी ई इसमें नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है बी ई ए डी सी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है आपको ऑप्शन जिसके हिसाब से दिया है वैसे ही आंसर दे दीजिए, कुछ और ज़्यादा यहाँ पे महाभारत नहीं करनी है आपको, है ना। यहाँ आपसे एग्जामिनर नहीं ये नहीं पूछ रहा है कि आपने किया कैसे, बस ऑप्शन दिया था काम खत्म। यहाँ पे सीरीज को कंप्लीट करना है, ध्यान से समझेंगे तो सिप के बच्चे को देखिए, अच्छा रिलेशन को शो किया है, अगर देखा जाए ध्यान से थोड़ा सा आप गौर करिए, अगर गौर करेंगे तो सिप के बच्चे को क्या कहा जाता है, लैम्ब कहा जाता है। कोल्ट किसके बच्चे को कहा जाता है, तो कोल्ट भाई आपने अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो पता है आपको कि कोल्ट किसके बच्चे को कहा जाता है, कोल्ट किसके बच्चे को कहा जाता है, कोल्ट कहा जाता है हॉर्स के बच्चे को, किसके, हॉर्स के बच्चे को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अच्छा कभी कभी ना क्या होता है साउंड को भी पूछ लेता है, तो हॉर्स का साउंड क्या होता है, ने करता है, NEIGH, है ना। उसके साथ साथ देखिए ये एलिफेंट क्या करता है, एलिफेंट ट्रम्पेट करता है, ये साउंड है, ये सारे साउंड है। अब जानते हैं डॉग क्या करता है, डॉग बार्क करता है यानी भौंकता है, ये भी साउंड कभी कभी मैच कराने के लिए आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये रहा आपके सामने और ये क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी के क्वेश्चन में ना किसी तरह से भी वो कंपेयर करके दे सकता है, हो सकता है वर्ड अपोजिट दे दे, सिनोनिम दे दे, एंटोनिम दे दे, है ना, कुछ भी दे सकता है, कंट्री का नाम दे दे, उसका कैपिटल दे दे, करेंसी दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर ध्यान से देखिए तो गौर करिएगा इस पे, चिली माने होता है ठंडा वाला मामला, है ना, मौसम ऐसा जो ठंडा वाला है, चिली बहुत चिली है, और फ्रॉस्टी मतलब भी क्या होता है, ठंडा भी होता है। तो चिली हो चाहे फ्रॉस्टी हो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, क्या है, सिनोनिम्स है ना। तो आपको बताना है मर्की, अच्छा मर्की का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है ना, क्या होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, ध्यान रखेंगे, मर्की मतलब होता है अंधेरा। तो यहाँ पर साइनी, ब्राइट, पेरिलस, यहाँ पे ग्लूमी मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सिनोनिम दिया है तो यहाँ भी हमें सिनोनिम करना पड़ेगा, ग्लूमी माने होता है अंधेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग में क्या है, मिसिंग नंबर में एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। दरअसल 41 को इन्होंने रिलेशन शो किया है 1681 से, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1849 आएगा। तो अगर ध्यान दें तो 41 का जो स्क्वायर होता है, एक सेकेंड, 41 का जो स्क्वायर होता है, देखिए 41 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1681। और ध्यान दें अगर तो ऑप्शन में अगर ध्यान दें तो 33 नहीं यानी 43, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर हम 43 का स्क्वायर करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना 1849 आएगा। हम 43 का आंसर करके देखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ना वो क्या आएगा, 184 और 9 आएगा। तो ये हमारा दरअसल क्या दिया है, ये स्क्वायर दिया है, 41 का स्क्वायर ये होता है और 43 का स्क्वायर क्या है आपका 1849 है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, मच्छर साहब गड़बड़ कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो। यहाँ पर इलेक्शन का क्वेश्चन है, और इलेक्शन के क्वेश्चन में है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 70% वोट कास्ट होते हैं। इफ़ देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन में, और एक बंदे को 70% मिलता है जो विनर है, यानी विजेता जो है उसको कितना मिलता है, 70% वोट मिलता है। तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को 30% ही मिला होगा, क्योंकि 2 ही लोगों के बीच तो हो रहा है। अगर मैं मान लूँ, समझिए, मैं मान लूँ कि 100 वोट टोटल पड़ा है, ये टोटल 100 वोट पड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि टोटल कितना वोट पड़ा है, 100 वोट पड़ा है टोटल, है ना, टोटल कितना वोट पड़ा, 100 वोट। जीतने वाले को 100 वोट में से कितना मिला है, 70%, कितना, 70%, 100 का 70% कितना होता है, 70 वोट।
अगर मैं मान लूँ कि टोटल 100 वोट है और 100 का 70% विनर वाले को मिला है तो उसको कितना वोट मिलेगा, 70 वोट। और हारने वाले को भाई 30% मिला होगा क्योंकि 2 ही लोग हैं ही, तो इसको 30% मिलेगा तो कितना वोट मिलेगा, 30 वोट मिलेगा, है ना। अब बोल रहा है कि इन द इलेक्शन द विनर वन बाई ए मार्जिन ऑफ 3456 वोट्स, यानी जो विनर है, विजेता है, वो 3456 वोट से जीत जाता है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग जो मैंने माना है उसको हिसाब से देखा जाए तो 70 और 30, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से क्या है, 70 और 30 के हिसाब से देखा जाए तो 40 वोटों से ये जीत गया। जो हमारा एक कैंडिडेट है, ये मान लेते हैं ए वाला कैंडिडेट है और ये बी है, तो इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा जो एक कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीत रहा है, 40 वोट से जीत रहा है, अगर ध्यान दे तो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 40 वोट से उसने नहीं जीता है, कितने वोट से जीता है, इसने 40 वोट से नहीं जीता है, इसने कितने वोट से जीता है, 3456 वोट से जीता है। डिवाइड कर दीजिए और आपने जितना माना है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपने माना है कितना, इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से कटेगा, 0 से 0 कटेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 से काट दीजिए किसको, 4 से काट दीजिए इसको, 4/32 बचेगा 2, 4 छके 24 बचेगा 1, 4 चौके 16, है ना। ये बचा है 864 और गुणे 10, 864 का गुणा 10 में करेंगे तो 864, 1 0 लगा देंगे। टोटल वोट पूछा है ना, सो व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, टोटल वोट कितने पड़े होंगे, तो टोटल वोट पड़े हैं 8640, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये तो टोटल वोट हो गए। अगर मान लीजिए वो ये पूछ देता कि ए को कितने वोट मिले हैं, तो यहाँ भाई यहाँ भी आप क्या कर देते हैं, यहाँ आप क्या कर देते, 3456 गुणे 40 भागे 40 और गुणे 70 कर देते तो हमारा इसका आंसर आ जाता, क्योंकि हमें टोटल पूछा था तो टोटल से हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये ए का निकल जाएगा। अगर बी का पूछता तो बी का कुछ नहीं करना, 3456 डिवाइड बाई 40 फिर इंटू कितना 30 कर देते तो हमें बी का मिल जाता कि कितना वोट बी को मिला है, ठीक है। इस तरह कर सकते थे आप। चलिए वैसे भी आंसर इन्होंने भी सही दिया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मीठी मेक्स अ लॉस ऑफ 25% बाई सेलिंग ए बुक फॉर 1500, एट व्हाट प्राइस शुड सी सेल द बुक टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक लड़की है, लग रहा है कि लड़की है तो गड़बड़ कर दी लग रहा है, 25% उसको नुकसान हो गया बेचारी को एक किताब बेचने पर। 1500 में उसने किताब बेचा तो उसको 25% का नुकसान हो गया, है ना। तो अगर हम ध्यान दें तो 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, अगर 25% अगर परसेंट में दिया है तो फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। और ध्यान देंगे तो नीचे वाले को हम हमेशा बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने पढ़ाया था पेड में तो बताया था कि नीचे वाले को हम सीपी मानते हैं। नीचे वाले को क्या मानते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मानते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ बोला है कि 25% का लॉस हो गया। भाई 25% का लॉस हुआ तो ऊपर हमें माइनस करना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो माइनस होगा। अगर मैं सीपी मानूं कि 4 रुपया है, अगर 1 रुपया का लॉस हुआ है तो कितने का मैंने बेचा होगा, 3 रुपये का बेचा होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि 4 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपया नुकसान हो रहा है बेचने पर, क्योंकि बेचने पर लॉस हो रहा है और लॉस होता है तो माइनस करते हैं ऊपर, प्रॉफिट होता है तो ऊपर प्लस करते हैं। तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 रुपया होगा। और 3 रुपया कब आया, क्योंकि हमने लॉस उठाया। भाई 1 रुपया का लॉस उठाया तो हमें 3 रुपया में उसको बेचना पड़ा, तभी तो 1 रुपया का लॉस हुआ। आप कहेंगे हाँ सर 3 रुपया का बेचना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 रुपया का नहीं बेचा आपने, 1500 का बेचा। कितने का बेचा, 1500 का। कितने का, 1500 का। इसे कितने गुना ज़्यादा, 500 गुना ज़्यादा। ध्यान से देखिए, कितने गुना ज़्यादा, 500 गुना ज़्यादा, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो अब पूछा है आपसे कि जो सीपी है ये भी 4 न होकर के ये भी कितने गुना ज़्यादा होगा, 500 गुना ज़्यादा। 5 चौके 20 यानी 2000। सीपी कितना हो जाएगा, 2000। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है एट व्हाट प्राइस शुड सी सेल द बुक, यानी अब उसको 25% नुकसान हुआ था तो अब उसको 25% फायदा कमाना है, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। भाई 2000 रुपया का है सामान, उसको 25% अब फायदा कमाना है, यानी 125% हो जाएगा टोटल, है ना। 125% टोटल हो जाएगा बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए।
आप करेंगे क्या आएगा बताइए? 2 0 0, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 कम 2, है ना? 2500 आ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे। 2000 रुपया आपका सीपी मिल गया था, आपको पता चल गया था। 2000 का 25% निकालेंगे तो 500 आएगा, 500 जोड़ करके डायरेक्ट आप 2500 बता सकते थे। चलिए अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स कॉपर एंड स्टोन मेड टूल्स वर बीइंग यूज्ड, यानी इनमें से कौन से कालक्रम में, यानी इतिहास के कालक्रम में तांबे का और पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल किया गया? तो चाल्कोलिथिक, देखिए चाल्को का मतलब ही होता है कॉपर, तो चाल्कोलिथिक एज में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कॉपर और पत्थर से बने हुए जो टूल्स हैं, औजार हैं, उनका प्रयोग किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल में, आपको पता है नवपाषाण काल में पहिए की खोज हो गई थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, प्लानिंग कमीशन की बात इन्होंने पूछी है। योजना आयोग हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं? योजना आयोग। तो योजना आयोग की थोड़ी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1950। तो 25 मार्च 1950 को हुई थी। 1950 को ये ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही तो पूछा गया है। योजना आयोग को ध्यान रखेंगे, योजना आयोग को बनाया गया था 5 ईयर प्लान के लिए। क्या बनाया गया था? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना के लिए बनाया गया था, पंचवर्षीय योजना के देखरेख के लिए बनाया गया था। और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, 1956 तक, ध्यान रखिएगा। और इसमें किस पर ध्यान दिया गया था? लैंड रिफॉर्म एक्ट पे ध्यान दिया गया था, कृषि पर ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, और सेकंड वाले में भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया था 5 ईयर प्लान में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके बाद में आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। क्या कर दिया गया? नीति आयोग, है ना, नीति आयोग कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे नीति आयोग कर दिया गया। ये नीति आयोग जो था उसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म हो गया। इसका नामकरण 2015 में बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? ध्यान रखेंगे, चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे शानदार क्वेश्चन पूछ लिया। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथियों का भूमि या देश, तो थाईलैंड आप जानते हैं। ए का 3 कौन कौन से में दिया है? चलिए, ए का 3 देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, काट दीजिए। ए का 3 यहाँ नहीं दिया है, काट दीजिए। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दिए भाई। तो अब A3 बस 2 ऑप्शन बचे हैं, बी और डी। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं, यानी डी का 2 देखिए भाई, डी का 2 बस एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है, बिल्कुल। ठीक है, आंसर को आपने एलिमिनेट कर लिया था ऑप्शन को, और इस तरह से आप आंसर पे आसानी से पहुंच पाएंगे। ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अब आपको। बी का 4 होता है, यानी देखिएगा बी का 4 यानी मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी, है ना, किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। चलिए, ये बात ध्यान रखिएगा, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसको याद भी कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। अब अगले क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से। द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन हु डिड अ वॉक इनटू स्पेस इज। देखिए, सबसे पहले अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे कौन भाई? यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यूरी गागरिन। ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बताया था कि जो सन है
वो क्या है, सन जो है वो सारे, ठीक है ना, सोलर सिस्टम का क्या है, फादर है, जनक है, और सारे प्लानिट उसका चक्कर लगाते हैं, सारे प्लानिट इसका चक्कर लगाते हैं। ये बताया था थ्योरी किसने, कॉपरनिकस ने। बड़ी कुटाई भी हुई थी इसकी, ईसाई धर्म के लोगों ने इसको बड़ा कूटा था इस बात के लिए, है ना, क्योंकि बाइबल को इसने गलत सिद्ध कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकोलस कॉपरनिकस ने, और बात ध्यान रखिएगा, इसने हीलियोसेंट्रिज्म की थ्योरी दी थी। क्या दी थी, हीलियोसेंट्रिज्म की थ्योरी दी थी। हीलियो माने होता है सन, और सेंटर मतलब होता है बीच में सन है। ये बातें कही थी किसने, निकोलस कॉपरनिकस ने। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीलियोथेरेपी यानी आप जानते हैं जो सूर्य से इलाज जो किया जाता है उनकी रोशनी से, उसको हीलियोथेरेपी भी कहा जाता है। हीलियो शब्द जो है वो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आपके सामने है कि विच एमंग द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द प्राइमरी कलर्स, यानी प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ नॉट है, ध्यान दीजिएगा, नॉट वाला अक्सर करना तहलका मचा करके आपको गलती करा देता है, ठीक है ना, नॉट दिया है। इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये RGB कलर जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कलर। तो भाई प्राइमरी नहीं पूछा है तो ये वाला तो काट दीजिए ब्लू, और ये रेड काट दीजिए। नहीं हमें पता करना है तो नहीं होगा, A, C और E। A, C, E कौन से ऑप्शन में है, A, C, E ऑप्शन नंबर B में है। तो यही तीनों क्या है, नहीं है, यही तीनों हमारे क्या नहीं है भाई, प्राइमरी कलर नहीं है। बाकी D और B वाला तो था ही, ठीक। चाहते तो आप काट के भी कर सकते थे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब SRAM का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए आप लोग फुल फॉर्म तो कंप्यूटर का बहुत सारा पढ़े होंगे, जैसे CPU का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। उसके बाद आपने RAM का पढ़ा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। UPS का पढ़ा होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पढ़ा होगा, है ना। उसके साथ साथ रोम का पढ़ा होगा, रीड ओनली मेमोरी, मॉडम का पढ़ा होगा आपने, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, है ना। वायरलेस फाइडेलिटी, Wi-Fi का पढ़ा होगा। ये सारे फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, लिखते रहेंगे, कॉपी में नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो SRAM का फुल फॉर्म होता है, रैम का तो वही होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन S का जो होता है वो स्टैटिक हो जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा करेक्ट आंसर, B वाला। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे चलिए। हाँ भाई, तो एक तरफ स्टेट दिया है, दूसरे तरफ दिया है चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है, और अगर ध्यान से हम पढ़ें इसको तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है भाई, ये है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। A का 2, इसीलिए इस क्वेश्चन से ये बात पता चलता है कि आपको सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर याद होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, A का 2 कहाँ पे है, A का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको काट दीजिए, ये नहीं है। A का 4 दिया है इसमें, ये तो नहीं होगा आंसर। अब देखिए गोवा का है, गोवा के प्रमोद सावंत है, यानी B का 1 कहाँ है, B का 1 इसमें नहीं दिया है, काट दीजिए। B का 1 इसमें नहीं दिया है, काट दीजिए इसको, है ना। अब है पुदुचेरी, रंगास्वामी, उड़ीसा के कौन है, नवीन पटनायक, पुदुचेरी के रंगास्वामी। D का 4, अब D का 4 इसमें नहीं है, इसको भी काट दीजिए, ठीक है। D का 4 इसमें है, A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, हाँ ठीक है। C का 3 और D का 4, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझिएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 फॉर 5 ईयर, यानी 1000 फॉर 5 ईयर एट 5% इज इक्वल टू, देखिए लिखा है ना, इज इक्वल टू कर दिया मैंने, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 800 एट 4% फॉर x ईयर्स। अच्छा टाइम नहीं दिया है, टाइम हमें x मानना है, क्या मानना है, x। वैल्यू ऑफ x हमें पता करनी है, तो कोई नहीं, वैल्यू ऑफ x पता कर लेते हैं, पहले काट देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। काट लीजिए 2 से अगर इसको काट दें हम 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में,
कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। अब हम यहाँ पे 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 125 इक्वल टू 8 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 16 आएगा और इंटू x, है ना। अब ये 16 को इधर लेके चले आते हैं तो 125/16 बराबर x। अब 16 को हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 को काटेंगे 16 7 112, 16 8 128, यानी 7 बार जाएगा और ऊपर बचेगा कितना 112, यानी 12 8 8 5 13, यानी 13 बचेगा। 16 से भागा देंगे तो 16 7 112, 7 बार जाएगा और 13 शेष बचेगा। 13 अगर रिमाइंडर बचेगा तो ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे 16% हमारा आंसर आएगा। 7 सही 13/16, 7 सही 13/16 कौन सा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इतना टाइम में, इतने ईयर्स में यही टाइम हमारा आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे जरूर से। मैं इंतजार करता रहता हूँ आपके कमेंट का, जरूर मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे इसका, कमेंट सेक्शन में आंसर इसका देंगे जरूर से। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। अगला देखिए, डाइस का क्वेश्चन आ चुका है और आपको इस डाइस में बताना है विच नंबर इज जस्ट अपोजिट ऑफ 6। अच्छा देखिए, अपोजिट पूछा है 6 का। अपोजिट अगर पता करना है ना तो दो कोई पासा ले लीजिए और ऐसा कोई भी दो पासा लीजिए जिसमें दो नंबर कॉमन हो, है ना। अच्छा ध्यान रखेंगे, देखिए वैसे तो 6 का पूछा है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये वाला ले लेते हैं खो 3 6 और 2 2 और 4 6, चलिए ठीक है यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं एक कॉमन वर्ड और यहाँ पे 6 है, ले लेते हैं इसको, है ना। लेकिन फिर दो कॉमन, एक कॉमन वर्ड ले लीजिए, एक कॉमन वाला लीजिए, ये वाला लेते हैं 5, ये वाला लेते हैं ठीक है 6, हाँ ठीक है। एक कॉमन वाला ले लीजिए, एक कॉमन वाला लीजिए, दो मत लीजिए, एक वाला लीजिए। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये दोनों हम ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल में ये एक और ये दो, ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी नंबर दिया है ना उसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाइएगा, ऐसे ऐसे, जैसे 6 है 6 लेकर के ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ 6 को अगर पहले मैंने लिया तो 6 होगा पहले, फिर 2 आएगा, 2 लिख दिया, फिर आएगा 3 तो 3 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ भी 6 लेंगे तो 6 आएगा पहले, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा। क्लॉकवाइज घूम जाइएगा ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान अगर दें तो एक नंबर कॉमन लीजिएगा, ठीक है, मुझे गलती से 2 बोला गया, एक नंबर कॉमन लीजिएगा, हाँ। और अब देखिए ये अपोजिट हैं आपस में, 3 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 5 है, अब 6। अब बताइए इसमें कौन सा एक नंबर नहीं है, तो एक नहीं है, तो एक जगह एक ले लीजिए, 2 6 तो हो नहीं सकता, तो एक ले लीजिए, ठीक है। 6 के अपोजिट क्या है, 1 है। तो अब किसका पूछा है, अब ध्यान दीजिए 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे शानदार क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल को, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।